नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नई कहानी के साथ। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले बस दिल से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट में एक माँ और एक बाप अपनी बेटी की हत्या और रेप के लिए एक याचिका दायर करते हैं। बताते हैं कि साहब, पहले हमारे पास फ़ोन पहुंचता है और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है, यानी कि वो बीमार है। माँ बाप रोने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल पहुंचता हूँ। बहुत परेशान हो जाते हैं। घर में भी कुछ ऐसी आशंका जाहिर होने लगी थी, जैसे क्या कुछ बहुत बड़ी घटना हुई हो, ऐसा बार बार उनको अनुभव हो रहा था। और तब बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे। इसके बाद माँ और बाप सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां जाने के बाद कहते हैं कि हम अपनी बेटी से मिलना चाहते हैं, हम अपनी लाडली बेटी से मिलने के लिए आए हैं। आखिरकार क्या मामला है, क्या माजरा है। तब डॉक्टर लोग जो वहाँ रहते हैं वो लोग भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ी देर यहाँ पे आराम करो, बैठो, पानी वानी पियो, उसके बाद बात करते हैं। इसी तरह से इंतज़ार करते करते 3 घंटे का समय बीत जाता है, लेकिन माँ और बाप कोई भी सुधि नहीं हो रहा था। जो आता था बस आना जाना एक दूसरे के कानों में खुसुर खुसुर चल रही थी। क्या ये निर्णय लेना चाहते थे, क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा था। तभी कोई व्यक्ति उनके पास आता है और आने के बाद कहता है कि सेटलमेंट कर लो। यानी कि जो व्यक्ति अपनी बेटी को देखने के लिए पिछले 3 घंटे से पल पल तरस रहा है, उसके कानों में एक आवाज़ पहुंचती है और सेटलमेंट कर लीजिए। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि सेटलमेंट कर लीजिए। जैसे ही हाई कोर्ट ने ये बात सुनी कि याचिका सुनी, दरअसल इससे पहले पूरे देश भर में इस घटना को लेकर बवाल मच चुका है। बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, लोग बीमार हैं, उन्हें हॉस्पिटल में इलाज इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर इलाज होगा कैसे। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट को इस बात को लेकर थोड़ा सा ये तलक होता है, गुस्सा भी आता है। और गुस्सा भी आने के बाद वो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो ठीक है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहते हैं कि अगर हम 7 दिन में सबूत नहीं जुटा पाए, मामले की जांच ठीक में नहीं कर पाए, तो 7 दिन में हम इस मामले को सीबीआई को सौंप देंगे। 7 दिन में यदि इस मामले के सौंपने में अगर कुछ नहीं कर पाए तो 5 दिन में ही ये मामला सीबीआई को जाएगा। यानी कि सीबीआई को कहा जाता है कि साथ ही एक बात और पकड़ी गई कि जो मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल होते हैं, प्रिंसिपल ने ये जिम्मेवारी ली, नैतिक जिम्मेवारी को। वो कहते हैं कि ट्रेनी डॉक्टर, जो लेडी ट्रेनी डॉक्टर है जिसका रेप के बाद हत्या हुई है, वह उनकी बेटी की तरह है। इसीलिए मैं एक पेमेंट होने के नाते में मैं अपने पद से इस्तीफ़ा देता हूँ। अभी पद से इस्तीफ़ा ही दिया था कि राज्य सरकार ने उन्हें कोलकाता मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का प्रिंसिपल बना दिया। इनकी क्या जल्दी थी, क्या प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दिया है, तुरंत इसको और जिम्मेवारी दी है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट का जो तलक रवैया अपनाता है, वो 2 बात कहते हैं। इस मामले की जांच सीबीआई करेगी और दूसरा ये कि प्रिंसिपल की छुट्टी पर आप भेजते हैं या फिर हम भेजें। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रही हूँ।
इस सच्ची घटना के माध्यम से ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस लेडी डॉक्टर के साथ उस भयानक रात में कब क्या हुआ, ये जानने की कोशिश करेंगे, ये समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो एक बार फिर दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये जो सच्ची घटना हम आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की। यहाँ 55 ये शुभनाथ पंडित जी रोड निवासी एक व्यक्ति है जिसका नाम होता है संजय राय। जैसा संजय राय 5 अगस्त 2024 को यहाँ जाता है एक बैठक में शामिल होने के लिए। दरअसल ये पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलेंटियर के रूप में काम करता है। इसकी बैठक थी 5 अगस्त को, जब निकलता है तो 8 अगस्त को वहाँ से वापस आ जाता है। और जैसे वापस आता है ये बैठक हो रही होती है और ये सलुआ नाम का एक जगह है जहाँ पर 140 मीटर की दूरी पड़ता है कोलकाता से, जहाँ पर इसका आवास होता है और घर होता है। यहाँ उस बैठक में शामिल होने के बाद सीधा पहुँच जाता है। आरजी कार मेडिकल कॉलोनी या हॉस्पिटल में वहाँ जाता है और एक दोपहर का समय था और एक मरीज को लेकर दरअसल उस मरीज को भर्ती कराता है और भर्ती कराने के बाद फिर वापस वहाँ से चला जाता है। रात के 8 अगस्त 2024 की रात लगभग 11 बजे के आसपास का वाकया है ये, कि उस मरीज को जिसको वो दोपहर में अभी एडमिट करा के आया था, उस मरीज से मिलने के लिए वो जाता है और वहाँ एक्सरे वगैरह या फिर उसको देखने के लिए, उसके बाद वो जैसे ही ठीक है नहीं है, दरअसल उसको देखकर वो, जबकि उसके परिवार के लोग भी वहाँ मौजूद हैं, और यहाँ का वापस चला जाता है। वापस जाता है और वो रात के लगभग 1 बजे फिर वापस आता है और वो एक और मरीज़ को नहीं बल्कि एक बिल्डिंग के अंदर किसी दूसरे मरीज़ को मिलने के लिए आता है और उसकी मदद करने के लिए उससे बातचीत करता है। और इसका ऑपरेशन होने वाला था और ये बातचीत करके यहाँ से निकल जाता है। अब रात के लगभग 1:30 बजे के आसपास यहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और परिसर में आकर घूमने लगता है। यह कहानी यह है जो संजय राय की चल रही है, जो बैठक में शामिल होता है और हॉस्पिटल में आता है, मरीज को देखता है, उसके बाद फिर दूसरे मरीज को देखने के लिए आता है। इस तरह की कहानी चल रही है। लेकिन एक और कहानी है जो दूसरी कहानी है, दरअसल आपको यह भी बताते हैं। चले तो संजय राय जो है वो पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक वॉलेंटियर थी और दरअसल एक ऐसी टी शर्ट पहन के घूमता है जिस टी शर्ट पर लिखा है कोलकाता पुलिस। बड़ी संख्या में लोगों को यही मालूम था कि शायद ये पुलिस वाला है, ये पुलिस की तरह चलना है, उसकी तरह बात करता है, उसी की तरह बॉक्सर है। तो बॉक्सर तो फिटनेस इसकी ठीक ठाक ही थी, तो इसकी बड़ी संख्या में लोग वही समझते हैं। और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी जो साथ थे, इनके ताल्लुकात बताए जाते थे, उसके साथ उठना बैठना था। इसीलिए हॉस्पिटल के किसी भी हिस्से में ये आ भी जा सकता था और जा भी सकता था। शायद किसी को रोकने की, किसी को टोकने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। ये कहानी जो संजय राय की चल रही है वो दूसरी कहानी होती है। 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर होती है जो कि एक चेस्ट में मेडिसिन डिपार्टमेंट पीजी सेंटर की एक स्टूडेंट होती है और आरजी और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कोलकाता के अंदर या इसका रोज़ के जैसा नाइट शिफ्ट में इसकी ड्यूटी है। और यह नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करने के बाद रात के 11 बजे के आसपास इन्होंने अपनी माँ और अपने पापा से बातचीत भी की। और जैसे रोज़ की तरह वो बातचीत करती हैं, उन्होंने अपने माँ पिताजी से बातचीत की और फिर इसी तरह घर वालों की फ़िक्र होती है कि हमारी बेटी कहीं है, बाहर है, कैसी है, ठीक है या नहीं है। तो अपनी माँ से कहती है वो कि माँ, मैं थोड़ा राउंड करके आती हूँ, मरीजों को देख लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
कब 2 बज जाते हैं, उसके बाद वो अपने 2 जूनियर के साथ बैठकर खाना खाती है और खाना खाने के बाद कहती है कि मैं थोड़ी ज़्यादा थक गई हूँ, इसीलिए मैं जाकर आराम कर लेती हूँ। आराम इसी बिल्डिंग के अंदर चौथी मंजिल पर एक सेमिनार हॉल है, उसके अंदर जाती है और जाकर वहाँ पर आराम करने लगती है। अब यहाँ पर जाकर अपने लगभग बताया जाता है कि 2 से 3 बजे के बीच का ये वाक़या है। जब जाती है तो उसके अंदर और जाकर आराम करने लगती है और उधर जो संजय राव होता है, संजय राव लगभग रात के 3 बजे के आसपास इसी चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग के अंदर प्रवेश करता है और वहाँ जाने के बाद कुछ देर इधर उधर घूमता है और कुछ देर घूमने के बाद सीधा इसके जो सेमिनार हॉल है उसी के नार हॉल के अंदर जाता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब ये अंदर अंदर तो चला जाता है, लगभग 40 से 45 मिनट के आसपास अंदर रहता है। उसके बाद वो 4:37 8 और 9 अगस्त 2024 की रात होती है, यानी कि अब सुबह हो चुकी है। 4:37 के आसपास वहाँ से निकल जाता है, जो कि निकलता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। अब यहाँ तक कि बिल्कुल शांति थी, किसी को भी कोई खबर नहीं था, पता ही नहीं था कि आखिरकार हुआ क्या है। लेकिन जैसे ही दिन निकलता है, सुबह के 6 बजते हैं, तो एक कर्मचारी जो कि सेमिनार हॉल के अंदर जाता है और जाकर देखता है, तो देखते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। दरअसल एक लाश पड़ी हुई होती है जो कि खून से पूरी तरह से लथपथ है। जैसे ही उनके लाश को देखा जाता है, उसके देखने के बाद चीखने लगता है और चिल्लाता हुआ सेमिनार हॉल से बाहर निकलता है। उसकी चीख को सुनने के बाद आसपास जो काम कर रहे थे वो भी देखते हैं और उनकी आंखें भी खुली की खुली रह जाती हैं। अब ये शुरुआत में ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार मामला क्या हुआ, आखिरकार हुआ क्या है। तो इसी बीच में जो डॉक्टरों की टीम थी पहुंच जाती है और डॉक्टर जो अधिकारी होते हैं वो तो पहुंच ही जाते हैं और देखते ही इस मामले में वो कहीं ना कहीं शुरुआत में मेडिकल कॉलेज की कहीं इमेज ना खराब हो जाए, इसी को दबाने की कोशिश की जा रही थी। इसीलिए उन्हें शायद लड़की के यानी कि लड़की जो लेडी डॉक्टर है उसके माता पिता को बोलते हैं कि उसके पास जो सूचना पहुंचती है उन्हें पहले बताया गया था कि तुम्हारी जो बेटी है बीमार है। उसके बाद बताया गया कि उसने अपनी ज़िंदगी को खुद ख़त्म कर लिया है, समाप्त कर लिया है। और तीसरी बार उसको ये बताया गया था कि आप एक काम करिए, हॉस्पिटल आ जाइए और 3 घंटे तक उन्हें अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। और जब उन्हें उनकी बेटी को पहली बार देखा गया था तो बेटी की स्थिति अर्धनग्न अवस्था में थी, नीचे के हिस्से पर कोई कपड़ा ही नहीं था और जिस रूप में बेटी पड़ी हुई थी उसे देखकर किसी की भी आँख को कोई भी सिहर जाएगा, परेशान हो जाएगा, सोचने पे मजबूर हो जाएगा। साथ में माँ बाप ने पहले से ही थोड़े से डरे सहमे थे, रो रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की उस हालत को देखने के बाद उन पर रहा नहीं जाता था, इससे वो लाश होती है। उसको कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम होता है तो उसकी रिपोर्ट जो पता चलता है कि प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा है, आँखों से खून बह रहा है, मुंह से भी खून निकल रहा है। तब ऐसी स्थिति में जो आशंकाएं व्यक्त चल रहे थे, आखिरकार किसने किया, क्या किया, चेहरे या नाखून पर नाखूनों से भी चोट है, निशान पाए जाते हैं। पेट और जो लेफ्ट पैर होता है उस पे भी चोट थे, निशान थे। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी, राइट हाथ सीधे जो थे उनमें चोट लगी हुई थी, होठों पर चोट लगी हुई थी। शरीर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिस पे चोट का निशान नहीं था।
आखिरकार किसने किया, क्यों किया? पुलिस के लिए सवालों के बहुत सारे सवाल थे और पुलिस की शुरुआत के इस मामले को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश भी की जा रही थी। यही कारण था कि माँ-बाप को मजबूरन याचिका दायर करनी पड़ी और कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। अब इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल करती, जांच पड़ताल करने की एक वजह यह भी बन गई कि देखते ही देखते यह मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों बटोरने लगी और चाहे टीवी हो या अखबार हो या अब हर जगह प्रिंट मीडिया सहित जहां देखो वहां पर इसी घटना की ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ इतनी भयानक घटना की गई कि निर्भया 20 की दूसरी घटना बिल्कुल निर्भया जैसे हुई वैसी पहली जैसी घटना के रूप में बन जाती है। किसने किया, क्या किया? जब पुलिस सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रही थी तो लाश के पास एक ब्लूथ मिलता है। जो ब्लूथ मिलता है वो इस हॉल के आसपास भी देखे जा रहे हैं और उन्हें जो देखे गए व्यक्तियों को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद पता चलता है कि इसमें एक ऐसी व्यक्ति है जिसका नाम संजय राय है। जो संजय राय है वो ब्लूथ से वो मैच कर जाता है और ऐसी स्थिति में संजय राय ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े पहने हुए थे या नहीं जो बदल चुका था। यहाँ जो सीधा पहुँचता है एक पुलिस का बैरक में जाकर वहाँ सो जाता है और आराम करता है। बताया जाता है कि शराब का आदी था वो और उसी दिन उसने लगभग शराब पी हुई थी। अब वहाँ से जाकर आराम करता है और जब उसकी आँख खुलती है तो उसको होश आता है तो उसे बहुत बड़ा कांड हो गया ये उसको एहसास होता है। तो शायद कपड़ा वगैरह वो जल्दी जल्दी सबूतों को मिटाने लगता है, शुरू कर दिया था। पुलिस ने जब उसे बुलाया था तो उसने वो जो अपने जूते साफ़ नहीं कर पाया था और जूते पर उसके महिला का डॉक्टर का ब्लड लगा हुआ था। अब वो आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि आखिरकार इस 40 से 45 मिनट के अंतराल में हुआ क्या। तभी ये सब इस तरह से कुछ कल्पना की जाती है कि जैसे ही प्राइवेट पार्ट से, क्योंकि उसको ब्लड जो फिल्म है यानी कि उनको पोर्न साइट देखने की बहुत बुरी आदत थी, उसको मोबाइल में भी थी और जैसे भी हो वो अलग अलग वक्त में देखा करता था। लेकिन पोर्न साइट भी उनके साइडों को देखा करता था और उनको फ़ोन देखा करता था जिसमें वो विविध तरीके से किसी महिला के साथ कोई गंदा और घिनौना कुछ कृत्य किया जाता है और ठीक उसने वैसा ही घिनौना और गंदा कृत्य किया जिसकी वजह से उस लेडी डॉक्टर की प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहा था और खून बह रहा था। साथ ही साथ उसकी आँख में और मुंह से खून आने की जो वजह बताई गई, इस महिला डॉक्टर ने विरोध करने की कोशिश की तो उसका जो चेहरा था, उसका जो सर था वो उसको बहुत तेज़ से दीवार में मारा। लेडी डॉक्टर ने चश्मा पहना हुआ था जिसकी वजह से उसकी आँखों के जो चश्मा लगा हुआ था वो शीशा टूट गया था जो कि वो आँखों के अंदर चला गया था और चेहरे के अंदर भी चला गया था, यानी कि मुंह के बाहर चला गया था जिसकी वजह से आँख से मुंह से ब्लड बह रहा था। और ऐसी स्थिति में लेडी डॉक्टर ने बचने की तमाम कोशिशें की, छटपटा रही थी ताकि अपने आप को बचा सके, सेव कर सके, क्योंकि वो बॉक्सर होता है संजय राय और उसने उसके साथ बॉक्सिंग करनी शुरू कर दी, उसको बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दी। यही कारण था कि मारना पीटना शुरू कर दिया और उसके चेहरों पर भी चोट लगी हुई थी, उसकी नाखूनों में भी चोट लगी हुई थी, उसकी पेट में भी चोट लगी हुई थी, उसके लेफ्ट पैर में चोट लगी हुई थी और गर्दन के सारे उसने लगातार गर्दन को दबा रहा था और गर्दन की हड्डी टूट जाती है और राइट हैंड में भी चोट लग जाती है, होठों पर भी चोट लग जाती है, क्योंकि यह एक रिपोर्ट से भी चल रही थी कि डॉक्टर की मौत हो जाती है। डॉक्टर की मौत होने के बाद भी उसने फिर भी उसके साथ रेप किया। उसके बाद
उसको लगातार यानी कि बलात्कार किया, यानी कि अब वो विरोध करने की स्थिति में नहीं रही। और जब वो अपने मन को संतुष्ट कर लेता है तब उसको वहाँ से निकल जाता है और चला जाता है। हालांकि शायद उसने सोचा कि शायद वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन उसके कानों से निकला हुआ खून और ब्लूथ साथ उसके जूते पर लगा हुआ खून जो उसको वहाँ तक पहुँचने में अहम भूमिका निभा सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि जब पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जांच करने की, पड़ताल करने की कोशिश की, तो पता चलता है कि उसने 4 शादियां की हुई थी। पहली शादी करता है तो उसकी पत्नी छोड़कर चली जाती है, दूसरी शादी करता है तो वो भी उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है, और तीसरी पत्नी जो था वो भी छोड़कर चली जाती है। एक बीवी जो रहती है उसकी मौत हो जाती है किसी बीमारी के चलते। अब वो बीमारी क्या थी उसके बारे में तो पता नहीं है, लेकिन ये बताया जाता है कि जिस तरह ये पवन साइड देखा करता था, पॉर्न साइट देखा करता था, गंदी फिल्में देखा करता था, गंदी फिल्मों देखने के बाद अपनी बीवियों के साथ भी उसी तरह करने की हरकत करता था। इसी वजह से उसकी बीवी जो थी वो छोड़कर चली गई। इस वजह से वो बहुत सारी कोशिश की, वो आस पड़ोस में भी पूछने का कोशिश किया पुलिस वालों ने, तो पुलिस वालों ने भी बताया कि हाँ, इसके घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अभी आती थी, यानी कि अपनी पत्नी के साथ इस तरह से मारपीट भी किया करता था। और शायद इसीलिए इसकी बहन के रिश्ते ठीक नहीं थे, क्योंकि वो था वो गलत तरीके से हरकतें करता था और वो अपनी माँ के साथ रहता था। ये सारी बातें जो थी वो पुलिस वाले बहुत अच्छे से तहकीकात कर रहे थे। हालांकि यह जो मानदेय के रूप में काम करता था, मुश्किल से 12,000 रुपये उसको सैलरी मिलता था, और वो अपनी इस तरह से ज़िंदगी भी जी रहा था। और यहाँ हॉस्पिटल में आना जाना यह भी जानकारी मिल रही थी कि मरीजों को सिर्फ इसलिए हॉस्पिटल में भर्ती कराता रहता था जिससे उसको पैसे मिल सके, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में मरीजों को आसानी से भर्ती नहीं किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर मरीजों को बहुत ज़्यादा संख्या हो जाता था। इसीलिए सुविधाएं ज़्यादा होने की वजह से हर कोई ये चाहता था कि उसको यहाँ पर इलाज हो सके। ऐसी स्थिति में ये दलाल का भी काम करता था और यहाँ पर पैसे भी कमाया करता था। लेकिन जिस तरह की ये शुरुआत में पुलिस की इस मामले को लेकर भूमिका रहती है, क्योंकि इसके बड़े अधिकारियों के साथ आना जाना संपर्क था, परिवार के लोगों को ये कहा जाता है कि सेटलमेंट कर लीजिए। अब वो जिस तरह से सेटलमेंट करना चाहे थे वो समझ में नहीं आता। अब ऐसी स्थिति में जब इसकी पुलिस की जो कार्य प्रणाली भी थी, वो सरकार की नीयत हम 7 दिन में ऐसा करेंगे, तो घर वालों ने परिवार वालों को याचिका दायर करते हैं और मामला हाई कोर्ट तक पहुंचता है। उसके बाद सीबीआई को सौंप दीजिए, क्योंकि पता नहीं इस कितने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दे। इस मामले की जांच जरूर होनी चाहिए। और अब पुलिस पर हाई कोर्ट को भरोसा नहीं है, परिवार को भरोसा नहीं है, और कहीं ना कहीं पूरे देश को भी भरोसा नहीं है। इसीलिए लेकिन बात अगर सीबीआई की करें तो सीबीआई ने पहले भी बहुत सारे मामलों में जांच पड़ताल की। हम एक फिल्म के हीरो की बात करें जो हम लोग सुने होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत है, उसके मामले की अगर जांच करें तो उसका मामला भी शायद आज तक लटका हुआ है। ऐसा ना जाने कितने मामले हैं जो सीबीआई की जांच तो दी जाती है, लेकिन सीबीआई जांच बहुत मोटे तौर पर पैसे भी खर्च किए जाते हैं, लेकिन किसी भी मामले का इतनी जल्दी आसानी से रिजल्ट निकलता नहीं है। अभी मामला चल रहा है, यानी पुलिस इस मामले की बढ़िया से जांच करके सही करती है कि नहीं करती है, या सीबीआई के मामले की जांच करेगी या नहीं करेगी, यह सब मामला जो है ठंडे पड़े जाएंगे। इसका भविष्य क्या होगा, ये पुलिस पे भरोसा करे या सीबीआई पे भरोसा करे, समझ नहीं आता है। फिर 7 दिन काम करने वालों पे भरोसा करे। जो व्यक्ति रोज़ हॉस्पिटल आता है उस पे भरोसा करे कि ना करे। भरोसा
समझ में नहीं आता है, महिलाएं घर में ना सुरक्षित है, ना बाहर काम करने जाती है वहाँ सुरक्षित है। जहाँ देखो वहाँ पर गिद्ध की नज़र जैसी बनी रहती है। लेकिन महिलाओं को अपनी जिम्मेवारी बनती है कि उन्हें यह लड़ाई खुद लड़नी है, खुद लड़नी पड़ेगी। उन्हें यह लड़ाई खुद ही जीतनी पड़ेगी। जहाँ जाती है चारों तरफ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस तभी कर सकती है जब वो इस तरह के सचेत रहे, संकट रहे। और शायद इस तरह इसीलिए हम भी अपने घटनाओं को आप तक लेके आते रहते हैं, ताकि इन घटनाओं से आप सतर्क होकर संकेत रहे, सुरक्षित रहे। और ताकि कभी किसी लड़की के साथ, कभी किसी महिला के साथ कोई ऐसी घटना ना हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य भी है भी कि किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संकेत करना है। और जाते जाते आप कृतिका गौतम जो है हरदोई के रहने वाले हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और जैसे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। और हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी अपना ख्याल रखें।